गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ठीक है, लास्ट क्लास के अंतर्गत अपन ने बोल्टेड कनेक्शन की स्टडी की थी। पार्ट फर्स्ट किया था, उसके अंतर्गत अपन ने उसका थ्योरी वाला पार्ट किया था। ठीक है, तो थ्योरी वाले पार्ट के अंतर्गत हमने क्या देखा था कि कोई भी बोल्ट की स्ट्रेंथ क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, नेट एरिया क्या होता है, सैंक एरिया क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा था बोल्ट वैल्यू, बोल्ट यानी बोल्ट स्ट्रेंथ। बोल्ट वैल्यू अब क्या होता है, अपने दो स्ट्रेंथ निकाली थी उसकी, शियर में और बियर के अंतर्गत। ठीक है, इन दोनों में से जो लेस होगी वो क्या होगी, उसकी बोल्ट स्ट्रेंथ होगी। उसके बाद अपने निकाली इफिशियंसी ऑफ जॉइंट। तो इफिशियंसी ऑफ जॉइंट क्या होता है, उसके अंदर बोल्ट वैल्यू और प्लेट की स्ट्रेंथ को अपन देखते हैं, इन चारों में से जो मिनिमम होगी। ठीक है, तो शियरिंग में स्ट्रेंथ, बियरिंग में स्ट्रेंथ, ग्रॉस एरिया के अंदर स्ट्रेंथ और सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ, ये चारों में से जो मिनिमम होगी उसका अपन रेशो देख लेंगे सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो उस जॉइंट की इफिशियंसी आती है। अपन ने देखा उसके अंतर्गत टाइप ऑफ जॉइंट्स, वेब जॉइंट, बट जॉइंट। बट जॉइंट में दो थे, डबल कवर प्लेट और सिंगल कवर प्लेट। उसके बारे में अपन ने देख लिया। वोल्ट होल के बारे में अपन ने देख लिया था, उसके न्यूमेरिकल्स अपन आगे डिस्कस कर रहे थे। एक न्यूमेरिकल अपन ने लास्ट क्लास में कर लिया था। ठीक है, उसी क्लास को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके लिए, डिजाइन ए लैब जॉइंट बिटवीन टू प्लेट्स 10 mm 16 mm thick, the load to be transmitted 80 kN, assume 20 mm dia bolt और प्लेट 4.6 ग्रेड ऑफ प्लेट FE410। यहाँ P इक्वस टू 60 mm और E इक्वस टू 40 mm दे रखा है, यानी कि P क्या है, पिच, और E क्या है, एज स्ट्रेंथ। देखो अब जैसे यहाँ मेंशन किया हुआ है इसने कि जॉइंट कौन सा है अपना भाई, लैब जॉइंट है। ठीक है, तो ये लैब जॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद उसने दो प्लेट की थिकनेस दी हुई है, अपन क्वेश्चन को मेंशन करें, और फिर लोड दिया हुआ है, डाया बोल्ट दिया हुआ है, बोल्ट की ग्रेड दी हुई है और स्टील की ग्रेड दी हुई है, उसके बाद पिच और एज, ये डेटा उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। तो फटाक से अपन न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। सबसे पहले डिजाइन ऑफ लैब जॉइंट। देखो डी दिया हुआ 20 mm, तो फिर अपन को डाया होल निकालना है, जो कि अपन ने पहले लास्ट क्लास में टेबल से देख लिया था कि होल का डायमीटर ग्रेटर देन होता है उससे। और 20 के लिए क्या होता है, +2 होता है, तो अपन +2 किया क्लियरेंस को, तो 22 आ गया। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट 410 क्वेश्चन पर मेंशन है। FUB टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो बोल्ट की ग्रेड दिया हुआ है 4.6, तो 400 एंड FY अपन कैसे निकालते हैं, FU/0.6 इंटू 400, तो ये आ गया 240। ठीक है, तो सबसे पहले शियरिंग स्ट्रेंथ करते हैं कैलकुलेट। तो 1 वोल्ट की ये डायरेक्ट कोड से फॉर्मूला लिया हुआ है, पेज नंबर 74 के ऊपर दिया हुआ है। BDSV BNSV अपन गामा MB FU√3 NNANB NSCSV। देखो अब लैब जॉइंट है तो उसके अंदर शियर प्लेन क्या होगा, एक होगा, और उसको अपन किस में मानेंगे, नेट सेक्शन के अंदर मानेंगे। तो NN की वैल्यू 1 कर देंगे और NS की वैल्यू कर देंगे अपन 0। एरिया कैलकुलेट करेंगे बोल्ट का, तो ASP क्या होता है, π/4 इंटू टी स्क्वायर। डी की वैल्यू अपन को दिया हुआ है 20, और नेट एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, 78% ऑफ दैट एरिया। तो यहाँ से अपन को ये सारा डेटा मिल जाएगा, सारी वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ देखो, जब भी याद रखो FUB, अपन स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं बोल्ट की, तो अपन को यहाँ क्या लिखना है, FUB लिखना है। ठीक है, कोड के अंदर इसको जो वहाँ तो स्पेशली स्पेसिफाई किया हुआ है कि स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, तो अपन को यही याद रखना है। तो ये कितनी है, 400। ये सारा डेटा अपन रखेंगे। गामा MB की वैल्यू, ये भी करेक्टरिस्टिक पार्शियल फैक्टर सेफ्टी ऑफ मटेरियल होता है, तो वो अपन को पहले मेंशन है। FUB की वैल्यू 1.25 होती है, FU गामा MB की वैल्यू 1.1 होती है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है अपन किलो न्यूटन में, इसलिए अपन ने इस टर्म से 10 से इसको डिवाइड कर दिया है। तो फाइनली वैल्यू कैलकुलेट डिजाइन शियरिंग स्ट्रेंथ वो आ गई 45.25। उसके बाद अगेन अपन कैलकुलेट करेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो बियरिंग स्ट्रेंथ के लिए वही अगेन पेज नंबर IS कोड के अंतर्गत 74 पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, PDPB। ये दिया हुआ है 2.5 kb dt FU अपॉन गामा में। FU का भी वही सेम केस है, बोल्ट की स्ट्रेंथ है तो यहाँ FUB ही कंसीडर करेंगे। T होता है मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट। दो प्लेट दी हुई है यहाँ 10 mm की और 16 mm की, तो मिनिमम साइज क्या हो गया 10 mm। डी क्या है, डाया ऑफ बोल्ट। KB, अब KB के लिए हमने देखा था कोड के अंदर ये 4 लेसन दिए हुए हैं। ठीक है, E अपॉन 3D0 यानी कि 400 अपॉन 3D0। E की वैल्यू अपन को पहले से मेंशन की हुई है क्वेश्चन के अंदर 40 mm, तो वहाँ से ले लेंगे। D0 डाया ऑफ होल होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लेंगे 22, जो आगे ऊपर लिया हुआ। पिच की वैल्यू वहाँ दी हुई है 50, FUB 400 FU410। ठीक है, इनमें से जो लेसर वैल्यू हुई, तो लेसर वैल्यू कौन सी है 0.60, तो KB को कंसीडर किया। सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी अपनी बियरिंग स्ट्रेंथ, तो ये आ गई मान लिया कि 96। देखो अब अपन को निकालनी है बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वैल्यू क्या होती है, दोनों के अंदर मिनिमम, यानी कि बियरिंग स्ट्रेंथ और शियरिंग स्ट्रेंथ दोनों में से मिनिमम जो वैल्यू होगी। तो देखो शियर में तो कितना है 45 और बियर में कितना है 96, तो मिनिमम वैल्यू इज 45.27।
इसके बाद अपन को निकालना है नंबर ऑफ बोल्ट्स। नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट्स इक्वल टू फैक्टर लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू। तो फैक्टर लोड, अब देखो यदि सर्विस लोड दिया हुआ है तो फैक्टर लोड कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कितना होता है 1.5। तो यहाँ से अपन नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाले, नंबर ऑफ बोल्ट्स आया 2.65। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जैसे ही 2 से ग्रेटर आया, 2.1 भी आया तो अपन क्या करेंगे 3 बोल्ट्स लेंगे। ये 2 बोल्ट्स क्या हो जाएगी, उस स्ट्रेंथ को कैरी नहीं कर पाएंगे, और अपन सेपर साइड कनेक्शन करने के लिए अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ बोल्ट्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेशन कितना लेंगे, नंबर ऑफ 3 बोल्ट्स। अब अपन इसकी डिटेलिंग की बात करते हैं। तो आपको देखो पहले से पिच दिया हुआ है, एंड डिस्टेंस दिया हुआ है, वही सेम कंसीडर, ये 10 mm प्लेट हो गई, नंबर ऑफ बोल्ट्स आए 3, तो इनके बीच की डिस्टेंस अपन ने यहाँ दिखा दिए थे डिटेलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिजाइन ए डबल कवर बट जॉइंट बिटवीन 2 प्लेट्स 6 mm थिकनेस, इट हैज़ बीन ट्रांसमिटेड ए लोड ऑफ 80 kN, एज्यूम ग्रेड 4.6 और FE 415, टेक डी क्वेश्चन। देखो पहला जो क्वेश्चन अपन ने जो किए थे वो किए थे लैब जॉइंट का, अब ये क्या है डबल कवर बट जॉइंट। तो डबल कवर बट जॉइंट कैसा दिखेगा, आपको ये 2 प्लेट दिख रही है, ठीक है, 6 mm और 6 mm की। डाया बोल दिया है, डाया होल कैलकुलेट कर लोगे, फैक्टर लोड कैलकुलेट कर लोगे सीधे ही। और देखो अपन को क्या है, कवर प्लेट की थिकनेस नहीं दी हुई है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले थिकनेस ऑफ कवर प्लेट निकालनी है, जो कि होती है 5/8 ऑफ टी, ठीक है। और टी क्या है, थिकनेस ऑफ द प्लेट दैट आर जॉइंट टुगेदर। तो 5/8 × 6 कितनी आ गई, वही 3.75 कंसीडर कर लेंगे 4 mm। फिर अगेन स्ट्रेंथ निकालेंगे, शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 1 बोल्ट, ठीक है। तो वही फॉर्मूला है अगेन, लेकिन इसमें देखिएगा डबल कवर जॉइंट, यानी कि इसमें शियर प्लेन कितने हो गए, 2 हो गए, एक तो ये वाला प्लेन है और एक नीचे वाला प्लेन है, 2 शियर प्लेन है, ठीक है। तो आप चाहो तो एक को नेट के अंदर कंसीडर कर सकते हो और एक को साइन के अंदर कंसीडर कर सकते हो, लेकिन यदि आप क्वेश्चन को थोड़ा आसान करना चाहते हो तो दोनों को अपन क्या कर देते हैं, नेट में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो एन की जो वैल्यू है फॉर्मूले के अंदर वो क्या रख देंगे 2, और एन की वैल्यू रख देंगे 0। तो ये प्रोपोर्शन तो 0 हो जाएगा, बचेगा ये वाला, तो एन की वैल्यू 2, ए एन बी अगेन वही जैसे सिंपल करते आए। तो यहाँ से अपन को आ जाएगी शियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। अगेन अपन कैलकुलेट करेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ, सेम एज इट इज जैसे अपर क्वेश्चन के अंतर्गत किया था, के वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो आपको एज और पिच नहीं दे रखा है, तो अपन क्या मिनिमम कंसीडर करके चलते हैं। तो ई की वैल्यू कितनी थी 1.5 ds, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। पी की वैल्यू होती है 2.5 d, वो हो गई 50 mm। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू अपन कंसीडर करेंगे, तो मिनिमम कंसीडर वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो के बी की वैल्यू ये रखी, ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और अपन बोल्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बोल्ट वैल्यू क्या होती है, अगेन लेसर ऑफ द शियरिंग कैपेसिटी एंड बियरिंग कैपेसिटी। तो दोनों में से मिनिमम जो है वो बियरिंग कैपेसिटी है, तो अपने 48 को कंसीडर कर लिया। नंबर ऑफ बोल्ट्स 120/48, 3 वोल्ट 2.5 यानी कोई 3 वोल्ट्स। तो डिटेलिंग वही पिच और एज अपन ने कैलकुलेट किया है, नंबर ऑफ बोल्ट दिखा दिया। तो ये जो डिटेलिंग होगी उसकी, ये साइड व्यू हो गया यानी क्रॉस सेक्शनल व्यू, और ये उसका टॉप व्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस सिंगल वोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट, इस सिंगल वोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट इज यूज टू कनेक्ट 2 प्लेट्स 6 mm थिक, एज्यूमिंग डी इतना है, पी इतना है। अगेन अब आपको देखो, अब तक तो अपन निकाल रहे थे नंबर, इस क्वेश्चन के अंदर उसने थोड़ा क्वेश्चन आगे पूछ लिया है, इफिशियंसी ऑफ जॉइंट पूछ लिया है, ठीक है। तो इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, 3 चीज़ होती है, एक तो बियरिंग स्ट्रेंथ, एक शियरिंग स्ट्रेंथ, और तीसरी आती है अपनी क्या, नेट मतलब प्लेट की टियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। उन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी अपनी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। उसका अपन किससे रेशो देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट से, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगेन वही डबल कवर पर जॉइंट है, अगेन अपन को कवर प्लेट की थिकनेस नहीं दी है, तो एड जैसे अपन ने ऊपर किया था वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। शियर स्ट्रेंथ वही एन को अपन ने 2 कंसीडर कर लिया, एन की वैल्यू 0 कर दी। इस सेपर साइड करने के लिए अपन करते हैं, आप चाहो तो एक एक वैल्यू ले सकते हैं, एन की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू भी 1 ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से बी शियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया, उसके बाद बियरिंग स्ट्रेंथ किया। बियरिंग स्ट्रेंथ वही सेम एट अपर क्वेश्चन के अंदर जो लिया था वही अपने सेम ले लिया है, ठीक है। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट अगेन दिस। और देखो अब यहाँ टी की बात करना है, एक ये बात ध्यान रखना कि ये यहाँ देखो टी लिखा हुआ है मिनिमम। अब आप सोच रहे होंगे कवर प्लेट की थिकनेस तो वही 4 mm है, तो अपन ने सर ये 6 mm क्यों ली। देखो कवर प्लेट 2 है, यानी कि जो लोड वो एक प्लेट ऊपर है और एक प्लेट नीचे है, तो कवर प्लेट की जो टोटल थिकनेस हो गई वो हो गई अपनी 8, ठीक है। और जबकि मेन प्लेट की जो थिकनेस है वो कितनी है 6 mm सॉरी, ठीक है। तो मिनिमम क्या होगी 6 mm होगी, तो इसलिए हमेशा इसको कवर प्लेट की दोनों की थिकनेस को ऐड कर लिया जाता है और मेन प्लेट की थिकनेस सेम रहती है। अब दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वही अपन यहाँ टी मिनिमम के लिए वैल्यू पुट करेंगे। देखो उसके बाद अपन आते हैं डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ये एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन के अंदर होती है, अपन को कैलकुलेट करनी है डिजाइन शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द
डिजाइन शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट या फिर टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। इसके लिए फॉर्मूला है 0.9 AN FU अपन गामा M1, अपन को याद रखना है हमेशा, ठीक है, या M1 की जगह गामा MB भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहो। 0.9। अब AN क्या है, एरिया नेट। अब एरिया नेट देखो उसने सिंगल बोल्ट उसने मेंशन किया था क्वेश्चन के अंतर्गत, आपको देखा तो सिंगल बोल्ट मतलब है एक बोल्ट है एक लाइन के अंतर्गत। तो B माइनस, जैसे कि ये प्लेट में बना देता हूँ, जैसे टीयरिंग स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो अपन ने जैसे बोल्टेड आए नंबर ऑफ बोल्ट से अपन निकालेंगे, जैसे एक बोल्ट यहाँ है, एक बोल्ट यहाँ है, एक बोल्ट यहाँ है। तो अपन को जब एरिया नेट निकालना है तो एरिया नेट यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे इसका एरिया निकालना है। तो ये जो थिकनेस है वो तो कितनी है, B, ये थिकनेस है भाई B, ठीक है। तो एरिया नेट निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इस B में से अब सिंगल वोल्टेज यानी कि एक लाइन के अंदर यदि वोल्टेज अरेंज है सारे, तो अपन एक डाया का जो यानी कि ये स्पेस है इसको माइनस कर देंगे, तो B माइनस N, और N होगा नंबर ऑफ बोल्ट्स। यदि यहाँ पर टू लाइन एंड होता तो यहाँ पर क्या कर दे, जैसे एक वोल्ट और यहाँ पे होता है, ठीक है, तो अपन -2 कर दे, तो वही N की वैल्यू भी होती है नंबर ऑफ बोल्टिंग इन 1 लाइन। तो सिंगल लाइनटेड है तो 1 × 22 × 6 क्या है थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो इस B कितनी है 60 से इसको माइनस किया तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है सिंस विड्थ ऑफ प्लेट इज नॉट गिवन सो टेक पर पिच, तो अपन एक पिच के अकॉर्डिंग कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी TDN की, ठीक है। उसके बाद अपन डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट का, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या होती है, तीनों में से जो मिनिमम, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो हियर मिनिमम वैल्यू इज, देख लेंगे अपन, देखो TDN ये है, उसके बाद BDP है ये है, और शियरिंग स्ट्रेंथ है, यानी मिनिमम कौन सी है, बियरिंग स्ट्रेंथ है। तो अपन वैल्यू ऊपर क्या रख देंगे, बियरिंग स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होगी, डिजाइन स्ट्रेंथ ये बियरिंग वाली, और ये सॉलिड पेयर की। सॉलिड पेयर की स्ट्रेंथ का और कैसे निकालते हैं अपन, AG एरिया ग्रॉस इंटू F/, गामा M0। एरिया ग्रॉस में क्या होगा, टोटल विड्थ इंटू थिकनेस। अपन एरिया ग्रॉस के अंतर्गत उसके अंदर जो डिडक्शन है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं। जिस केस में B नहीं दिया होता है तो अपन क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, पर पिच कर लेते हैं, पर पिच, ठीक है। तो याद रखना पर पिच की वैल्यू 60 × 6, और FI की वैल्यू कितनी होती है 250। अब देखो एक बार एक कंसीडर कर लेना, FUB होता है एक, ठीक है। तो FUB तो होता है बोल्ट के लिए, अब अपन यहाँ स्ट्रेंथ कर रहे हैं प्लेट के लिए, तो प्लेट के लिए स्ट्रेंथ कितनी है 250, और बोल्ट के लिए कितनी है 240। तो अपन यहाँ 250 वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 81। तो फाइनल इफिशियंसी निकालेंगे जो कि अपनी आई 71.10, ठीक है। तो इस तरह से अपन इफिशियंसी ऑफ जॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वो दिया हुआ है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट शोन इन फिगर गिवन M20 बोल्ट्स हैवी फॉर वन ग्रेड प्लेट्स आर यूज एंड डाया बोल्ट दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है 20 में, ठीक है। तो अपन को देखो सबसे पहले देखना लैब जॉइंट है, क्वेश्चन के अंदर एफिशिएंसी पूछिए, फिगर दिया हुआ है, साइज ऑफ बोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। M20 मतलब डाया इसकी 20 mm, ठीक है। थिकनेस ऑफ प्लेट भी दे रखी है इसके अंदर। और देखो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी है तो अपन को बियरिंग स्ट्रेंथ, शियरिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एंड सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ निकालनी है। तो अपन आगे करते हैं कैलकुलेट। तो D20 है तो डाया फोल्ड +2 कर दिया, पेज नंबर वही 73, टेबल नंबर 16 दिया हुआ है। FUB 4.6 वोल्ट है तो 400, यदि बोल्ट की ग्रेड यदि आपको मेंशन नहीं की गई है तो आप कौन सा मानोगे, 4.6 ही बोल्ट कंसिडर, ठीक। उसके बाद गामा MB की वैल्यू कितनी होती है 1.15, गामा M0 की वैल्यू 1.1, FU 4.0 हो गया। लेफ्ट जॉइंट है, अब सिंगल शेयर होता है, अब देखो लेफ्ट जॉइंट का सिंगल शेयर होता है, N की वैल्यू 1, NS की वैल्यू 0 कर देते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करेंगे, देखो और इसके अंदर यहाँ नंबर ऑफ बोल्ट्स उसने कंसीडर पहले से ही फिगर के अंदर दिया हुआ है। तो अपन टोटल स्ट्रेंथ निकालेंगे, टोटल स्ट्रेंथ करेंगे पर वोल्ट में इंटू पहले 6 कर देंगे, तो वही अपन को करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले के अंदर वही वैल्यू 400 FU वोल्ट हो गया, √3 होता है शीयर स्ट्रेंथ के अंदर, गामा M1 की वैल्यू हो गई, NN की वैल्यू 1 हो गई, ये हो गया नेट एरिया, और उसके अंदर 6 वोल्ट आपको दिया हुआ तो मल्टीप्लाई बाई 6 कर दिया, और किलो न्यूटन में वैल्यू चाहिए इसलिए डिवाइड बाई 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट आ गई इन शेयरिंग में। उसके बाद करते हैं बियरिंग। बियरिंग में अगेन वही 4 फार्मूले, इसमें कुछ नया कुछ नहीं है, बस T आपको दिया हुआ है, FU भी दिया हुआ है, KB की वैल्यू कंसीडर करेंगे, टोटल स्ट्रेंथ आ गई BDP की। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट में देखो 0.9 AN F1 गामा M0, तो देखिए तो वही प्लेट में पहले बता रहा, जैसे पहले लास्ट जो क्वेश्चन था उसके अंदर एक ही वोल्ट था एक लाइन के अंतर्गत, अब यहाँ क्या है कि 3 वोल्ट दिए हैं एक लाइन के अंतर्गत ही, ठीक है। तो जब भी आप नेट एरिया कैलकुलेट करोगे तो इसको B में से जो माइनस करना है, तो क्या करेंगे 1, 2 और 3, तो ये जो N की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3DH × T। तो यहाँ से TDN कैलकुलेट कर लोगे, उसका स्ट्रेंथ सॉलिड प्लेट में रिडक्शन होता नहीं है, आपको बताइए डायरेक्टली B × T कर देंगे, तो एरिया ग्रॉस आ जाएगा F / गामा M0 दिस वैल्यू। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होती है, मिनिमम ऑफ द बियरिंग स्ट्रेंथ, शियरिंग स्ट्रेंथ एंड
टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट में से जो मिनिमम होगी अपॉन क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। यहाँ से इफिशियंसी आ गई कनेक्शन की, जो कि बहुत ही कम आई है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आई है वो यहाँ लिख देना, हो सकता है ये गलत लिख दी हो यहाँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो 2 कवर प्लेट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2 कवर प्लेट दिया हुआ है 18 mm और 10 mm का, मतलब 2 कवर प्लेट 10 mm 18 mm। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। इसमें ये नहीं कह रहा है कि 2 कवर प्लेट, ये कह रहा है कि एक डबल कवर प्लेट जॉइंट दिया हुआ है जिसमें 2 प्लेट हैं, एक तो 18 mm और एक कितनी है 10 mm। इन दोनों प्लेटों को क्या करना है, ऐड करना है। देखो अब कवर जॉइंट दिया हो तो अपन ऐसा तो कर नहीं सकते। देखो एक प्लेट की थिकनेस क्या है 18 mm और एक की 10 mm, तो दोनों के लिए जोड़ करना है, जिसके साथ अपन को एक पैकिंग प्लेट को यूज़ करना पड़ता है। क्या यूज़ करना पड़ता है भाई, पैकिंग प्लेट, जिससे कि ये दोनों प्लेटें इफेक्टिवली ऐड हो सके। तो पैकिंग प्लेट की थिकनेस क्या होगी, जितना इसमें से कम है वो अपन पैकिंग प्लेट की थिकनेस मान लेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा क्या दिया हुआ है, उसमें बोल्ट्स दिए हुए हैं। देखो 1 2 3 6 और 6 12 और प्लस ये बोल्ट भी दिए हुए हैं 3। टोटल नंबर बोल्ट कितने दिए, 15 दे दिए। उसमें देखो अब एज डिस्टेंस भी दे रखा है 40, ये दे रखा है एज डिस्टेंस 60। ठीक है, तो अब केवल डेटा से आगे बढ़ता है। डी दे रखा है 20, तो अपन डी एस कैलकुलेट कर लेंगे। अल्टीमेट वही स्ट्रेंथ प्लेट और स्ट्रेंथ बोल्ट नाम भी अपन को पता है एन एन। अब देखो डबल कवर पर जॉइंट है, डबल कवर मतलब 2 प्लेट है इसके अंदर, तो शेयरिंग प्लेन कितने होंगे, 2 होंगे, एक और एक 2। तो वही अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ कि एन एस और जो एन एन ये फॉर्मूला होता है अपना, ये वाला जो फॉर्मूला होता है। तो आप इसमें चाहो तो एन एन 1 कर लो, एन एस 1 कर लो, या फिर एन एन ही 2 कर लो, या फिर एन एस 0 कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पैकिंग प्लेट की जो थिकनेस है वो इतनी आ गई। ठीक है, तो अपन देखा था इफिशियंसी कम हो जाती है कोड के अंदर, जहाँ अपन ने शेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट है पैकिंग प्लेट की वजह से कम हो जाती है। तो पैकिंग प्लेट से कितनी कम होती है, वो बीटा उसका मल्टीप्लाई कर देते अपन गुणांक से उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ के अंदर। तो बीटा का जो फॉर्मूला है वो कोड के अंदर दिया हुआ है, जैसे कि पेज नंबर 75 पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे लार्ज ग्रिप लेंथ, ये यहाँ ग्रिप लेंथ लार्ज है, या फिर पैकिंग प्लेट की बदले ये लॉन्ग जॉन की वजह से होता है, ये लार्ज ग्रिप लेंथ की वजह से होता है। और जो थर्ड होता है पैकिंग वाला प्लेट ये रहा। ठीक है, तो पैकिंग प्लेट की वजह से क्या करता है कि जो 6 mm से प्लेट एक्सेस ऑफ 6 mm से भी डिक्रीज, यानी इसकी प्लेट पैकिंग प्लेट की जो साइज है वो 6 mm से बड़ी है, उस केस में बीटा पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसकी, इसकी शेयरिंग कैपेसिटी के अंतर्गत। ठीक है, तो यही वहाँ करना है अपन को। तो ये शेयरिंग स्ट्रेंथ से बीटा की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया, इसको टोटल शेयरिंग स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करा। देखो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है 15 नंबर वोल्ट है, तो वोल्ट 15 वोल्ट का एक साथ अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ये स्ट्रेंथ है ये। फिर रिड्यूस बाई दिस फैक्टर, तो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, इतनी रिड्यूस कर दिया। उसके बाद बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एज यूजुअल अपन करेंगे। ठीक है, वही के बी की वैल्यू 4 से मिनिमम जो होगी। और यहाँ देखो अब टी क्या है, देखो 2 प्लेट है, एक 10 mm एक 18 mm। तो यहाँ पैकिंग प्लेट है वो स्ट्रेंथ नहीं लेती है। ठीक है, पैकिंग प्लेट सिर्फ अपन क्या है पैक करने के लिए, इनकी जॉइंट को सही करने के लिए यूज़ करते हैं। तो टी की वैल्यू 10 ही लेंगे, 18 नहीं करना है हमेशा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ बोल्ट 15 है और वो 10 के बाद 3 क्यों डिवाइड किया, किलोमीटर की वैल्यू चाहिए। अगेन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, अब स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट क्या होगा, देखो ये वही करना है, यानी कि वही 3 वोल्ट हैं एक लाइन के अंतर्गत, तो अपन यहाँ से कैलकुलेट कर लिया शेयरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट आ गई। उसके बाद यदि आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो सॉलिड प्लेट से आप इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते। हाँ, तो अब तक तो अपन ने पढ़ा था कि कोई भी एक एक्सियल लोड है उसके लिए अपन को कनेक्शन करना है। अब अपन बात करते हैं एसेंट्रिसिटी लोडेड बोल्ट कनेक्शन। एसेंट्रिसिटी का मतलब होता है, जैसे कि अपन देखो पहले क्वेश्चन के अंदर अपन जो मेजर कर रहे थे कि जो भी लोड की जो वैल्यूज़ थी, जो लोड था तो कहाँ लग रहा था, इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग लग रहा था, सीधा सीधा सिंपल सा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये लोड जो क्या है इस प्लेट की सी जी के अकॉर्डिंग ना लग के कुछ ना कुछ एसेंट्रिसिटी डिस्टेंस के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, देखो एसेंट्रिसिटी 2 तरह की हो सकती है। एक तो हो सकती है एसेंट्रिसिटी लोडिंग कॉजिंग ट्विस्टिंग मोमेंट, और एक होता है बेंडिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक ये प्लेट बनाई मैंने, ठीक है, ये प्लेट है, इसके ऊपर दूसरी प्लेट अपन ने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने जैसे इस डायरेक्शन के अंदर लोड लगाया नीचे से, तो जैसे यहाँ पे ये बोल्टेड है, तो ये क्या करेगा, ये जो लोड है इसको क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन के अंतर्गत। तो ये तो होता है सेंट्रिक लोड कॉजिंग ट्विस्टिंग मोमेंट। अब इस सेंट्रिक लोड वजह से क्या हो रहा है भाई, इसके अंदर ट्विस्टिंग हो रही है, यानी इसको ये टॉर्जन की तरह बिहेव करने वाला है। दूसरा कनेक्शन होता है सेंट्रिक लोडिंग कॉजिंग बेंडिंग मोमेंट। ठीक है,
अब देखो बेंडिंग मोमेंट के अंदर क्या होता है, जैसे ये प्लेट है, ठीक है, और जैसे कि ये प्लेट का मैंने कोई प्लेट आई सेक्शन का माना है मैंने, ठीक है, उस आई सेक्शन के अंतर्गत ये कोई प्लेट मान ली, ठीक है, ये प्लेट है, और इस प्लेट के अंतर्गत कोई एंगल सेक्शन को कनेक्ट किया हुआ है इस तरह से, और अब यदि मैंने यहाँ लोड लगाया इसके अंदर, ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या बैंड जनरेट करेगी, ये इस प्लेट पर यहाँ ये बोल्ट कनेक्शन किया हुआ है, तो ये इसके अंदर ट्विस्टिंग की जगह क्या जनरेट कर रहा है, बेंडिंग जनरेट करेगा इस प्लेट के अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरह का जो कनेक्शन होगा वो क्या होगा, eccentric load causing bending moment। तो when loads are applied eccentricity from connecting bolts, यानी कि वोल्टेज तो यहाँ है, वोल्ट तो यहाँ पे लगे हुए हैं आपके, लेकिन कुछ डिस्टेंस के बाद यानी कि ई सेंट्रिसिटी होगी, ये वाली डिस्टेंस है वो क्या होगी, सेंट्रिसिटी होगी, तो ट्विस्ट या तो ट्विस्टिंग करेगा या फिर बेंडिंग करेगा। तो इन दोनों के केस पे अपन दोनों तरफ कनेक्शन कर लेते हैं। अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है सेंट्रिक लोड कॉजिंग ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। तो फर्स्टली अपन पढ़ते हैं सेंट्रिक लोडिंग कनेक्शन कॉजिंग टॉर्सनल मोमेंट। Now, if line of action of the applied force lies between the plane but does not pass through the center of gravity, that boulder it is said to be loaded eccentric causing, ठीक है। तो इसमें अब जो भी ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा, जैसे अपन ने पढ़ा था कि ये प्लेट थी, ठीक है, ये जो डायग्राम हो गया, ठीक है, इसके अंदर ये प्लेट यहाँ लगा, ये इसेंट्रिक लग रहा है, तो ये लोड क्या है, इसके ऊपर दो एक्शन करेगा, एक तो अपन के भाई एक डायरेक्टली पुल, यानी कि एक पुल क्या दे रहा है, नीचे की तरफ दे रहा है, और दूसरा क्या दे रहा है, ये ट्विस्टिंग भी दे रहा है इसके साथ, ठीक है। इस ट्विस्टिंग की वजह से शेयर भी आएगा, तो इन दोनों को अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली का तो सीधा सिंपल सा है कि द एक्सियल लोड पी विच इज एक्ट एंड सी जी ऑफ द बोल्ट ग्रुप इज ट्रांसफर्ड इक्वली फॉर ईच बोल्ट। ये अपन अजम्पशन मान के चलते हैं कि ये एक्सियल स्ट्रेस निकालना है, तो जितना भी टोटल लोड है उसमें नंबर ऑफ बोल्ट से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, उसका एक्सियल स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रिसिटी की। अब देखो ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ये बोल्ट ग्रुप की क्या है, सी जी है, ठीक है। तो यहाँ से ई सेंट्रिसिटी पे कोई लोड लगा हुआ है, और ये आपको नंबर ऑफ बोल्ट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस लोड की वजह से क्या करेंगे अपन, जैसे कि हर एक बोल्ट है उसके पहले तो अपन रेडियस वेक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेडियस, यानी कि सेंटर से बोल्ट की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस है वो क्या हो गई, सेंटर से बोल्ट की डिस्टेंस हो गई। और जो डायरेक्ट स्ट्रेस है वो तो ऑलवेज क्या रहेगा, जिस डायरेक्शन के भाई डायरेक्ट जो लोड है वो क्या है, नीचे की डायरेक्शन में आएगा सारे बोल्ट्स के लिए, तो अपन ने शो किया हुआ है पी ए पी ए पी ए पी ए। और ये जो ट्विस्टिंग स्ट्रेस आएगा ये हमेशा जो आएगा वो रेडियस वेक्टर के आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसे कि फर्स्ट वोल्ट के लिए ये यदि वोल्ट की सी जी है, ये फर्स्ट वोल्ट हो गया यहाँ अपना, ठीक है, तो ये इसको अपन बोलते हैं रेडियस वेक्टर, ये हो गया रेडियस वेक्टर, तो इसके ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर होगा हमेशा ही। देखो जैसे ये वोल्ट है तो ये परपेंडिकुलर, अब जैसे ये वाला वोल्ट हो गया, इसकी रेडियस होगी तो इसके लिए परपेंडिकुलर, ये वाला वोल्ट हो गया तो इसके लिए ये वाली परपेंडिकुलर, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी किसकी, ड्यू टू द मोमेंट जनरेशन जो उसके अंदर हो रहा है, इसके लिए अपन डायरेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डायरेक्शन पी भी सेम एज टू द पी, ये तो डायरेक्ट वाली अपन ने बता दी कि डायरेक्ट पी की जो होगी वो तो क्या होगी, डायरेक्ट पी ए की डायरेक्शन के अंतर्गत ही हो जाएगा, ये पी ए हो गया। फिर आता है टॉर्जन मोमेंट एम डॉट पी, ठीक है। तो एम डॉट पी यानी कि देखो टॉर्जन मोमेंट ट्विस्टिंग मोमेंट होगा, तो पी इंटू ये क्या हो गया, टॉर्जन मोमेंट पी ई, ठीक है। इसलिए हर एक बोल्ट के निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा पी एम अपॉन पी एम इक्वस टू पी डॉट ई इंटू आर इंटू समेसन आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस वेक्टर है, तो यदि फर्स्ट बोल्ट की मैं बात करूँ तो आर की जगह क्या लिख दूंगा R1 और समेसन आर स्क्वायर, यानी सारे आर की सब आरों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है हर एक, क्योंकि अपन को देखो हर एक में एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो अपन इसकी ये वैल्यू अपन को मेंशन की होगी, ये मेंशन तो अपन पाइथागोरस थ्योरम से अपन इसको निकाल सकते हैं सारी वैल्यूज। फिर डायरेक्शन ऑफ पी एम, तो ये मैंने ऑलरेडी बताया परपेंडिकुलर का रेडियस वेक्टर, तो वही भाई ये रेडियस वेक्टर हो गया इसका सेंटर, और सेंटर बीटी की तरफ से जा रहा है सीधा सीधा, ये वाला तो है ये रेडियस वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा होगा, इस डायरेक्शन के अंदर ये लोड हो गया, तो ये लोड हो गया। फिर अपन निकालेंगे दोनों का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होगा, पी ए स्क्वायर पी एम स्क्वायर प्लस 2 पी एम ए कॉस थीटा, ठीक है, एंगल बिटवीन पी ए एंड पी एम, ठीक है। तो पी ए नीचे की तरफ जा रहा है तो पी एम इधर, इन दोनों के बीच का ये एंगल होगा हमेशा ही, पी ए और पी एम, पी ए और पी एम, पी ए और पी एम, ठीक है। अब देखो इसमें एक स्पेशल ये चीज़ याद रखनी है, द बोल्ट at a maximum distance from the CG of the bolt group lying on the same side of the load
इज सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम रिजल्टेंट शियर फोर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि इन फर्स्ट जो बोल्ट था, ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे जो बोल्ट होगा सी जी से अपन क्या देखना है भाई, ये मान लिया कि बोल्ट ग्रुप की सी जी है, ठीक है, ये बोल्ट ग्रुप की मान लिया कि ये बोल्ट ग्रुप की सी जी हो गई, ये सी जी हो गई। अब इस सी जी से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे कौन सा बोल्ट है, ये वाला, और लोड की डायरेक्शन में यही बोल्ट है भाई। डिस्टेंस तो इन सबकी इक्वल है, जैसे इससे इसकी R4 की 2 की एंड 6 की इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोड इस पर होगा जो लोड की डायरेक्शन के अंतर्गत होगा। तो ये भी अपन को याद रखना है, ठीक है, ये स्पेशल नोट हो गया। देखो आप क्वेश्चन के ऊपर आते हैं सीधा ही कि ये एक अपन को ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है, इसको अपन कहते हैं ब्रैकेट, वही मतलब ये कनेक्शन है, इसको अपन एक ब्रैकेट कहते हैं, और इस जो प्लेट जो कनेक्ट होती है इसको अपन बोलते हैं गसेट प्लेट, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है कि सी जी से 140 mm सेंटिसिटी पे 16 किलोमीटर वो लोड लगा हुआ है, और इसके ऊपर ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस ये सारी आपको मेंशन किया हुआ है, नंबर ऑफ बोल्ट्स भी मेंशन किया हुआ है। ये डिस्टेंस भी आपको 100 mm दी हुई है। आप कह रहा है क्वेश्चन इज 16 किलो न्यूटन फैक्टर लोड इज ट्रांसमिटेड टू द कॉलम थ्रू ए प्लेट बकेट शोन इन फिगर, फाइंड द साइज ऑफ द बोल्ट प्लेट 4.6 एंड ट्रांसमिटिंग द लोड शिफ्ट। मतलब कितने लोड को, जो लोड अपन को 16 न्यूटन को कितने मतलब mm का बोल्ट यूज करें जो इसको सफिशिएंटली ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है। तो बस सेम तरफ आते हैं, तो P अपन को दे रखा है, E दे रखा है, ठीक है। तो एक्चुअल लोड तो अपन डायरेक्ट निकालेंगे नंबर ऑफ बोल्ट से, तो नंबर ऑफ बोल्ट कितने दे रखे हैं भाई, 6 बोल्ट हैं डिवाइड बाई 10 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं PM की, तो PM की फॉर्मूला था PER अपॉन समेशन R स्क्वायर, ठीक है। MR ये तो क्या था रेस्टिंग मोमेंट, ये R और ये R, तो R1 R3 R4 R6 अपन को निकालने, तो देखो ये जैसे कि CG है, ये बोल्ट की CG है। अब यहाँ से अपन को ये वाली डिस्टेंस निकालनी, तो क्या करूँगा भाई, ये डिस्टेंस अपन को पता है 80, और ये डिस्टेंस कितना पता है 50। देखो ये टोटल 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुई 50। तो इस ट्राइंगल से मैं निकाल सकता हूँ R1 की, R3 की, R4 की एंड R6 की, ये दीज वैल्यूज आर इक्वल, एंड R3 एंड R5 इज ऑल्सो 50। तो अपन यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेंगे, तो R1 R2 R3 की वैल्यू क्या है 50 स्क्वायर 80, ठीक है। वो जो ट्राइंगल था उस ट्राइंगल से अपन ने इसके अंतर्गत वैल्यूज़ पुट कर ली। भाई ये ट्राइंगल बन रहा है कैसे, ठीक है। तो ये अपन को पता है 80 mm है, ठीक है, ये अपन को पता है 50 mm है, तो यहाँ से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाली पाइथागोरस लगा के डायरेक्टली 50 अपन, तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से R2 और R5 तो सीधा ही है डायरेक्ट 50, तो यहाँ से समेशन R निकाल लेंगे और PM की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से। देखो इस केस सब नंबर ऑफ बोल्ट्स 4 इज हैवीली रोटेटेड। देखो रोटेटेड का मतलब ये होता है कौन से नंबर ऑफ बोल्ट की, ये कह रहा है, ठीक है। तो ये बोल्ट सबसे हैवीली रोटेटेड होगा। जब एंगल अपन बात करते हैं, मेंशन करते हैं इसके अंतर्गत, मैं ये P4 की बात किया तो PA नीचे की डायरेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है, PM इसके परपेंडिकुलर रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर लगा हुआ है, और इनके बीच एंगल देखना है अपन को, ठीक है। तो एंगल की वैल्यू अपन निकालेंगे कॉस थीटा, कॉस इस ट्रायंगल से निकाल ही सकते हैं अपन वैल्यू, तो वही कॉस थीटा की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो आ जाएगी PR। सिमिलरली P5 के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, P1 के लिए भी निकाल सकते हैं, सबके लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से देखेंगे सिंस द बोल्ट इज सिंगल शियर देयर फोर्स्ड बोल्ट एंड शियर विल बी द शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बेयरिंग, ठीक है। तो अपन को हमेशा ये याद रखना है कि जब भी अपन सिंगल शियर प्लेन की बात करते हैं, यानी कि लैप जॉइंट जब भी होगा, ठीक है, यानी कि लैप जॉइंट का मतलब क्या होता है भाई, जब दोनों प्लेट एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती हैं, ठीक है। तो इस केस में भी क्या है, डबल कवर जॉइंट है नहीं, सिंगल शियर है, तो इसमें जब भी सिंगल शियर आएगा तो उसकी शियरिंग स्ट्रेंथ सबसे मिनिमम होती है। कौन सी स्ट्रेंथ सबसे मिनिमम होती है भाई, शियरिंग स्ट्रेंथ ही सबसे मिनिमम होती है। तो आप डायरेक्टली शियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगा लीजिएगा यहाँ सीधा ही, ठीक है। आपको बियरिंग स्ट्रेंथ वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो अपने ये फॉर्मूला लगा लिया BDSP वाला, ठीक है। तो अपन एक बोल्ट के लिए स्ट्रेंथ देखी, तो यहाँ से देखो अपन के पास डी की वैल्यू तो नहीं, बाकी वैल्यू सारी नोन है, तो यहाँ से डी की टर्म में ले लेंगे, फिर इसको अपन क्या है इसको सेव करवा देंगे जो अपना रिजल्टेंट आया है, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यूज आई उससे अपन यहाँ डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो देयरफॉर दिस बोल्ट इज सेफ, ठीक है। तो इस तरह से अपन बोल्ट कनेक्शन को देखते हैं, इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल्स कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा एंगल का ही है बस, बाकी तो इसमें सब कुछ सिंपल ही है। बाकी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे वेल्डेड कनेक्शन। धन्यवाद।